नमस्कार। न्यूज डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे इस विशेष शो में हमने जिन्हें आमंत्रित किया है वो है जानी मानी लेखिका अंशु जोशी। वैसे तो आप सभी लोग उनको लेखिका के तौर पे या प्रोफेसर के तौर पे आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के तौर पे उनका छोटा सा परिचय करा देना चाहता हूँ। अंशु जी जेएनयू की एक छात्रा रह चुकी हैं और अभी प्रोफेसर के तौर पे वो काम भी कर रही है। एबीवीपी जैसी छात्र संगठन से वो जुड़ी हुई भी है और अपने अलग अलग विषयों पर वो अपने स्पष्ट जो विचार हैं वो रखती हैं। इसके लिए आज हम उनसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। जो उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें से एक जेएनयू में एक लड़की रहती थी, ये पुस्तक जो है पूरे देश भर में उसकी चर्चा है। लोग खूब पढ़ रहे हैं वो पुस्तक भी। और अभी अग्नि पाखी एक नई पुस्तक भी उन्होंने लिखी है। तो इन दोनों पुस्तकों के बारे में, दोनों किताबों के बारे में हम लोग जानेंगे ही, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में हम उनसे सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए अंशु जी को आज हमने इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज डंका की ओर से। बहुत धन्यवाद महेश जी, और न्यूज डंका की पूरी टीम को मेरा साधुवाद और हार्दिक आभार। धन्यवाद। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला मेरा जो सवाल है वो इसी आधार पर है कि आप जेएनयू की छात्रा रह चुकी हैं और उसी पर आधारित आपने जो एक पुस्तक लिखी, जेएनयू में एक लड़की रहती थी। क्या कहेंगी इस पुस्तक के बारे में, क्योंकि इसकी खूब चर्चा हो गई। जी महेश जी, इस उपन्यास को मेरे पाठकों का बहुत स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जैसा कि आप ही ने हमारे दर्शकों को बता दिया है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मैं बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपना मास्टर्स, अपना एमफिल और अपना पीएचडी जेएनयू के ही अंतरराष्ट्रीय संबंध संस्थान यानी कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से किया है। आतंकवाद तथा जैविक हमलों पर मेरा शोध रहा है और एक छात्रा के रूप में यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अंतरराष्ट्रीय संबंध संस्थान में मैं चुनाव जीतकर काउंसलर भी बनी, वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव लड़ा। और उस समय बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए, अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखी अपने छात्रा जीवन में जो कहीं ना कहीं मेरे मानस पर बहुत गहरा प्रभाव डाल गई। अब जब प्राध्यापक के रूप में जेएनयू से जुड़ी हूँ, हालांकि अब तो काफी परिवर्तन आ गया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो समझने की हैं। एक तो जेएनयू की छात्रा और प्राध्यापक दोनों होने के नाते मैं ये कहूंगी कि जेएनयू एक बहुत ही उत्कृष्ट संस्थान है। यहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, तो पूरे जेएनयू को ही हम देश के विरोध में ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो जेएनयू में एक लड़की रहती थी, 2000 से कहिए 2005 2006 तक के कालखंड को दिखाता एक ऐसा उपन्यास है जिसमें यहाँ के विभिन्न मुद्दों को मैंने अपने पाठकों के सामने, पूरे राष्ट्र के सामने, विश्व के सामने लाने का प्रयास किया। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है महेश जी कि यहाँ एक नेक्सस तो काम करता है जो अपनी षड्यंत्रकारी शक्तियों के द्वारा इस एक राष्ट्र को खंड खंड में तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमें कार्यरत नजर आता है लंबे समय से। कई बार जेएनयू को हम वामपंथ के अंतिम किले के रूप में भी कहते हैं, ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। और एक छात्रा के रूप में यहाँ से ज्ञानार्जन किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी कहना चाहूंगी कि कई ऐसे यहाँ उस समय वामपंथी शिक्षक रहे हैं, आज भी हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था थी कि वे सारे छात्र छात्राएं जो राष्ट्रवादी विचारधारा के थे उन्हें कहीं ना कहीं परेशान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, वे विक्टिम बनते थे अपनी विचारधारा की वजह से। उसमें काफी परिवर्तन आ गया है, लेकिन मेरे उपन्यास में मैंने उस समय की इन सारी समस्याओं को, चाहे कश्मीर से जुड़ी समस्याएं हों, यहाँ अलगाववादियों को सभाओं में बोलने के लिए बुलाया जाता था, लेकिन राष्ट्र के तत्कालीन एचआरडी मंत्री यहाँ नहीं आ पाए, उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया कार्यक्रम के लिए। तो इस प्रकार का यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रही है। राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने काम तो किया है, तो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, अलगाववादियों का मुद्दा हो, नक्सलवाद का मुद्दा हो, वामपंथ का मुद्दा हो और दलितों का मुद्दा हो, खोखले फेमिनिज्म का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं लव जिहाद का मुद्दा हो,
इन सारी चीजों को मैंने अपने इस उपन्यास में पिरोया है, और जिन पाठकों ने इन्हें पढ़ा उन्हें समझ आया कि किस प्रकार से यहाँ पर ऐसी राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियां काम करती हैं। शायद यही कारण रहा कि आम भारतीय का हृदय, आम भारतीय का मानस इस उपन्यास से जुड़ा, और गुजरात साहित्य अकादमी ने भी मेरे उपन्यास को गुजराती में अनुवादित करवा जेएनयू में आकांक्षा इस शीर्षक से गुजराती में प्रकाशित कराया, और उसे भी वहां पाठकों का बहुत स्नेह मिला। उसके लगभग 3 एडिशन हो चुके हैं, ऐसा मुझे हाल ही में साहित्य अकादमी के माननीय अध्यक्ष से पता चला। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि गुजराती में भी उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, तो क्या और भी भाषाओं में आप उस पुस्तक को लाना चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ कि भारत की हर भाषा में, हर शिक्षण संस्थान में बैठा बच्चा या बच्ची इस उपन्यास को पढ़े और ये जाने कि वास्तव में एक छद्म इंटेलेक्चुअलिज्म की जो बात करने वाले लोग हैं, वो किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, प्रतिबद्ध हैं, और उन शक्तियों से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं जरूर चाहूंगी कि यदि अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद हो सके तो यह बहुत अच्छी बात होगी। जरूर। अभी जैसे कि आपने कहा कि जेएनयू में एक लड़की रहती थी, ये लगभग आपकी कहानी खुद की है, और इस तरह के और भी कई लोग होंगे जो जेएनयू में पढ़ते होंगे, शायद उनको ये भी लगता होगा कि ये उनकी भी कहानी। क्या कहेंगे उसके बारे में? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये उस समय के मेरे संस्मरणों और अनुभवों पर आधारित है, लेकिन मेरे उपन्यास की जो मुख्य पात्र है वो मैं नहीं हूँ। तो ये कहानी एक छोटे से शहर से आई एक बहुत आकांक्षी लड़की, जिसका नाम ही आकांक्षा है, उसकी कहानी है। उज्जैन मैंने इसलिए चुना कि मेरा स्वयं का घर उज्जैन में है, तो लिखने में मुझे आसानी रही। तो एक छोटे से कस्बे से, छोटे से शहर से एक बहुत सारे सपने लेकर एक लड़की आकांक्षा जेएनयू आती है, लेकिन जब यहाँ आती है तो वामपंथ के खोखले चक्र में कहीं ना कहीं वो फंस जाती है। फंसती है तो फिर उसके साथ क्या होता है, वो कैसे धड़ाम से गिरती है, कैसे उसके सपने उसे चकनाचूर होते दिखाई देने लगते हैं, लेकिन फिर क्या करती है, क्या वो घुटने टेक देती है या वो फिर सशक्त होकर कहीं ना कहीं उठती है, और जब अगर उठती है तो उसको कैसे उसमें उसका परिवार, उसके आसपास के लोग उसकी सहायता करते हैं, और तब उसको समझ में आता है कि किस प्रकार के मूल्यों को लेकर हम जब जीवन में आगे बढ़ेंगे तब सफल होंगे, प्रसन्न होंगे, और फिर कैसे अपने सपनों को पूरा करती है। इसी पर यह उपन्यास मैंने लिखा है, और इसी में फिर अलग अलग मोड़, पड़ाव, अलग अलग घटनाओं को कहीं ना कहीं मैंने उकेरने का प्रयास किया है। किस तरह का प्रतिसाद इस पुस्तक को मिला? यानी लोग भी चाहते होंगे कि ये शायद जेएनयू के बारे में ऐसा कुछ लिखा जाए, और आपने ये लिख दिया, उनके मन की बात जो है वो शायद पुस्तक में आई होगी। तो किस तरह से आप उसकी तरफ देखते हैं? कई पाठकों ने मुझे मेल भेजे, कईयों ने फोन नंबर पता करके फोन किए। दोनों प्रकार का मुझे इसमें कहीं ना कहीं कहूंगी कि प्रतिसाद प्राप्त हुआ। कई पाठक बड़े प्रसन्न हुए कि कम से कम आपने ये सारी बातें जो हैं वो पूरे देश के सामने रखी, आपने इतनी हिम्मत की। और कईयों की मैंने गालियां भी सुनी कि आप जिस दृष्टि से देख रही हैं, तो जो कहीं ना कहीं राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ मिले हुए हैं, उन्हें इस प्रकार से जब हम भेड़ की खाल हटाकर भेड़िए के दर्शन कराते हैं तो उनको कैसे ये चीज पसंद आएगी। तो कहीं ना कहीं इसका भी मुझे सामना करना पड़ा, पर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई कि अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग जगह के, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों ने इसको पढ़ा और अपना स्नेहाशीष इसे प्रदान किया। अच्छा, 2014 में जब भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद बहुत सारे बदलाव हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जेएनयू में भी बहुत सारे बदलाव हो गए, और एक तरीके से आपने जैसे कहा कि लोगों के चेहरों पर जो एक मुखौटे होते थे वो भी उसकी वजह से अब निकल चुके हैं, और सच्चे चेहरे जो है सामने आ गए हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में, ये जो बदलाव है उसके बारे में? महेश जी, इस प्रश्न को मैं अपने विषय से जोड़ के आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ाती हूँ, और यदि आप 2014 के बाद से देखें तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के पटल पर भारत एक नई शक्ति बनकर उभरता हुआ हमें नजर आता है, और 2019 के बाद उस शक्ति में कई गुना
इजाफा होता हुआ हमें स्पष्ट नजर आता है। तो 2014 के बाद इस पूरे डिस्कोर्स की वजह से, इस परिवर्तन की वजह से निश्चित तौर पर हमारे कैंपस में भी परिवर्तन आया। और जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कूटनीति के अलग अलग तत्वों का प्रयोग कर और बड़ी सफलतापूर्वक प्रयोग कर विश्व के लगभग हर क्षेत्र में, हर राष्ट्र के साथ अपने भारत के संबंध प्रगाढ़ और सकारात्मक बनाने का सफल प्रयास किया। आप जैसे उदाहरण स्वरूप अमेरिका को देख लीजिए कि 2014 के पहले तक हमारे किस प्रकार के संबंध थे और 2014 के बाद हमारे किस प्रकार के संबंध हुए। तो जब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ट्रंप भारत आए थे तो मैं एक दूरदर्शन के कार्यक्रम में गई थी, मैंने वहां भी ये बात बोली कि यदि आप श्री ट्रंप और श्री मोदी को देखें तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बिग ब्रदर है, स्मॉल ब्रदर है। जैसा कि पहले भारत को लेके कहा जाता था कि हम एक विकासशील देश है या हम एक तृतीय विश्व के देश हैं, उस समय ऐसा लग रहा था कि दो कद्दावर नेता और एक बिल्कुल स्टेटस के दो देश साथ में खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो बड़ी गौरव की अनुभूति मुझे हुई थी, क्योंकि मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति पढ़ी हुई हूँ और पढ़ाती हूँ। इसी प्रकार से कई क्षेत्रों में जहां हमारे संबंध बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे, वहां मोदी जी ने बड़ी गर्मजोशी के साथ संबंधों का एक नया अध्याय खोला। जैसा कि लैटिन अमेरिकन क्षेत्र आप देखिए, कनाडा के साथ अपने संबंध देखिए, यूरोप के कई राष्ट्रों के साथ संबंध देखिए, अफ्रीकन क्षेत्र में जाकर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के देखिए। तो ये कहीं ना कहीं कूटनीतिक क्षेत्र में और विश्व राजनीति के पटल पर हमारी बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी विजय के रूप में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, सिर्फ भारत के नहीं बाहर के भी। और निश्चित तौर पर यहाँ फिर कहूंगी कि जो वामपंथी शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रयास को डाउनग्रेड करने का प्रयास करती हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं और जो देख रहे हैं, शोधार्थी भी देख रहे हैं, तो वे जानते हैं कि किस प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन न सिर्फ भारत की विदेश नीति में, कूटनीति में और अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध में हमें दिखाई पड़ते हैं। अभी पिछले कुछ सालों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो पश्चिमी देश है, विदेश है, उनमें वहां से उनके जो मीडिया है उनकी तरफ से या कुछ सोशल मीडिया है उनकी तरफ से बार बार भारत को लक्ष्य करने की कोशिश होती है। क्या कहेंगे उसके बारे में? किस तरह से उनके ये कोशिशें जारी रहती हैं, फिर भी लोग पहचान चुके हैं कि उनकी ये जो चाल है, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये पिछले प्रश्न से कहीं ना कहीं हम जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं कि चूंकि भारत विश्व पटल पर बहुत आगे बढ़ रहा है, एक नई शक्ति बनकर उभरा है। आप अभी कोविड-19 के समय में ही देखिए कि जब बड़े बड़े इटली जैसे, अमेरिका जैसे देश कोविड-19 का सामना कर पाने में बिल्कुल असक्षम नजर आ रहे थे, आप प्रथम लहर को याद कीजिए, तब भारत ने लॉकडाउन जैसी नीति का प्रयोग करके और तब अपने लक्ष्य को ना देखते हुए ये देखा भारत ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जान है तो जहान है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इतना डेंसली पॉपुलेटेड देश है भारत, हम कहीं ना कहीं उस समय सफल रहे, जिसको कि केस स्टडी में अब कई विषयों में पढ़ा जा रहा है और भारत की तारीफ भी हुई। इसी प्रकार से अपने टीकाकरण कार्यक्रम को देखिए, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम आज भारत चला रहा है, सफलतापूर्वक चला रहा है, और हमने 40 से ज्यादा देशों को वैक्सीन अपने भेजे, उनकी सहायता की। तो जब इस प्रकार की कोई नई शक्ति विश्व पटल पर उभरने लगती है, तो जो कहीं ना कहीं जो पुराने आपके प्रतियोगी हैं वो निश्चित तौर पर इस प्रकार के, जैसा कि आपने कहा कि मीडिया में कुछ उल्टा सीधा लिखना या भारत के बारे में नकारात्मक या भ्रामक जानकारियां देना, इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आती हैं। लेकिन सत्य और तथ्य आप ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते। और ये आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया, जिसकी एक प्रतिष्ठा है, इस प्रकार के समाचार पत्र या इस प्रकार के टीवी चैनल्स, कहीं ना कहीं भारत एवं भारतीय नेतृत्व की तारीफ भी आपको करते नजर आए। अब एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है कि आपने ये किताबें तो लिखी, तो कहीं पे आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि ये किताब लिखना जरूरी है, या आप पहले से ही ऐसे सोच के चल रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ लिखना होगा, जो भी मैं जानती हूँ अलग अलग विषयों के बारे में? महेश जी, बचपन से ही लिखने का, पढ़ने का और बोलने का बहुत शौक रहा है। तो इसे माँ सरस्वती की कृपा कह लीजिए, या मेरे ऐसे गुरुजन जिनका मेरे ऊपर स्नेहाशीष रहा, मेरे माता पिता मेरे पत्रकार रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं घर में हमेशा लिखने पढ़ने का, पुस्तकों का माहौल था, घर में सबको लिखते पढ़ते देखा। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी भी विषय को लिखकर प्रस्तुत करते हैं तो वो बहुत प्रभावी हो जाता है, क्योंकि उसका जो प्रभाव है लंबे समय तक, अब मेरी एक पुस्तक आ गई, वो कई सालों तक रहेगी, उसको अलग अलग पीढ़ी के लोग पढ़ पाएंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लिखना कहीं ना कहीं मेरे जीवन से ऐसे ही जुड़ा है जैसे जीवन के साथ सांसें जुड़ी हुई है। मैं हमेशा कहती हूँ 100 से ऊपर मेरे विभिन्न लेख हैं जो अलग अलग जर्नल्स में, पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, वेबसाइटों पर प्रकाशित हुए हैं। और इसी प्रकार से कई पुस्तकों में मैंने अपने विषय से लेकर साहित्य के विषयों पर अध्याय भी लिखे हैं, और ये किताबें भी आप सभी के समक्ष हैं। चलिए, अभी आपकी दूसरी जो पुस्तक है, जो भी उपन्यास आपने लिखा है अग्निपाखी, उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। महेश जी, अग्निपाखी जैसा कि आप शीर्षक से ही समझ सकते हैं, विद द विंग्स ऑफ फायर। तो अग्निपाखी भारतीय स्त्री के अग्नि तत्व को समर्पित 8 कहानियों का संग्रह है। भारतीय स्त्रियों को यदि हम देखें तो मैं मानती हूँ कि वो विश्व में सबसे अनोखी होती हैं। वो लक्ष्मी भी होती हैं, सरस्वती भी होती हैं, अन्नपूर्णा भी होती हैं, काली भी होती हैं। अपने परिवार की, समाज की और राष्ट्र की धुरी है। सरल सहज होती हैं, उतनी ही प्रतिभावान भी होती हैं। मतलब घर में अचार भी बना लेती हैं और मिसाइलें भी बना लेती हैं। और वे अच्छे से जानती हैं कि पूरा आकाश उनका है, पर अपनी जड़ों से भी जुड़ी रहती हैं। अपने अधिकारों के लिए सजग हैं, लड़ती हैं, बोलती हैं, पर ये भी वो अच्छे से जानती हैं कि पश्चिम के विपरीत, आप जो मैंने जैसे कुछ देर पहले वेस्टर्न फेमिनिज्म की भी बात की, तो पश्चिम में जो फेमिनिज्म का एक कंसेप्ट है और जो शक्ति का कंसेप्ट है, उसके विपरीत भारत में जो शक्ति का तत्व है और शक्ति का भाव है, वो स्त्री के तत्व में निहित है। स्त्री तत्व के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं। हम शक्ति की पूजा दुर्गा के रूप में करते हैं, और ये भारतीय स्त्रियां जानती हैं, और इसीलिए वे विलक्षण होती हैं। तो दादियां, नानियां हो घर की, या फिर अपने एयरफोर्स के विमान उड़ाती पायलट हो, मेरा विश्वास है कि भारतीय स्त्रियां बहुत अनोखी होती हैं। तो ऐसी ही स्त्रियों को संजोकर मैंने 8 अलग अलग कहानियां अग्निपाखी में लिखी हैं। और मेरी सभी कहानियों की जो नायिकाएं हैं वो आज के आधुनिक शहरी भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, भावुक भी हैं, कामकाजी हैं, लेकिन साथ ही अपने परिवारों का भी केंद्र है। अपने परिवार को भी अपने शक्ति के रूप में देखती हैं, किसी जंजाल के रूप में नहीं। ये कहीं ना कहीं मेरी कहानियों में आपको मिलेगा। बेटी, बहन, पत्नी, बहू, माँ है, लेकिन साथ ही शक्ति का ज्वालजयी स्वरूप भी है, जो विषम परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करती है। तो मेरी जो कहानियां हैं अग्निपाखी में, सभी कहानियों की जो नायिकाएं हैं वो कोई सेलिब्रिटीज या युद्ध के क्षेत्र में खड़ी हुई कोई योद्धा, या खेल के मैदान में खड़ी कोई खिलाड़ी, कोई चमत्कार करके अचानक बनी हुई स्टार नहीं है। वो हमारे रोजमर्रा के जीवन की नायिकाएं हैं, जो अपने अपने दैनंदिन जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां देखती हैं और उससे निपटती हैं, और तब विशेष हो जाती हैं। तो आप आज के यदि अपने आधुनिक शहरी भारतीय समाज को देखें तो बड़ा जटिल आपको नजर आएगा। और इस समाज में अपनी प्रतिभा से स्थान बनाना निश्चित रूप से कठिन है। तो अपनी प्रतिभा से स्थान बनाकर मेरी कहानियों की नायिकाएं अन्याय का विरोध कर रही हैं, लेकिन साथ में ये भी मान रही हैं कि उनकी भावुकता, उनकी भावनाएं, उनका परिवार उनके लिए शक्ति का स्रोत है। तो इसी एक मुख्य विचार को लेकर अग्निपाखी की सभी कहानियां रची गई हैं, जिसमें आपको अलग अलग स्त्रियों की कहानियां पढ़ने को मिली। अभी जैसे आपने कहा कि महिला सक्षमीकरण की बात आपकी पुस्तक में आपने रखी है, तो अभी ऐसे देखा जाता है समाज में कि स्त्रियों पर जो भी अन्याय होता है वो पुरुषों के वजह से होता है। स्वाभाविक तौर पे पुरुष भी उसमें बहुत बड़ी संख्या में उसमें शामिल हैं जो स्त्रियों पर अन्याय करते हैं। लेकिन ये विचार रखा जाता है कि स्त्री जो है उसने स्वतंत्र होना चाहिए, पुरुषों का जो एक वर्चस्व है उनके ऊपर, उससे मुक्त होना चाहिए। तो इस मुद्दे को किस तरह से देखती हैं आप? महेश जी, जब भी स्त्री सशक्तिकरण की बात आती है तो इसमें निश्चित तौर पर कई जटिलताएं हैं और बहुत सारे तत्व एक साथ जुड़े हुए। तो आपने जैसे बड़ी एक रोचक बात कही कि पुरुष जो है वो महिलाओं पर अन्याय करते हैं, पर मेरा ये मानना है, मैंने तो ऐसे पुरुष अपने जीवन में, अपने जीवन के आसपास देखे हैं
जो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि स्त्रियां आगे रहे, वे पीछे रहेंगे। मेरे अपने परिवार में मैंने इस प्रकार के पुरुष देखे। यदि मेरे पिता का, मेरे भाई का या मेरे पति का साथ ना होता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाती। हमारी जो ओलंपिक में अभी सारी महिला खिलाड़ी हैं जो अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही हैं, उनमें अधिकतर के कोच जो हैं पुरुष हैं। तो हम तथ्यों का सामान्यीकरण नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि सभी पुरुष स्त्रियों पर अन्याय करते हैं। ऐसे ही आप यदि भारतीय समाज को देखें और आप यदि वैदिक और प्री वैदिक युग में जाएं तो आप गार्गेयी, मैत्रेयी और इस प्रकार की स्वतंत्र, सशक्त और विद्वत महिलाओं को देखेंगे। धीरे धीरे जब अपने देश में आक्रामक करता आए, जैसे मुगल्स आए, उनके साथ साथ कई विषमताएं, कई चुनौतियां और कई बुराइयां अपने समाज में आ गई। उसको निश्चित तौर पे मैं कहूंगी कि दूर करने की आवश्यकता है, जैसे कि दहेज प्रथा, जैसे कि भ्रूण हत्या, जैसे कि स्त्री को एक परेशानी का कारण मानना। अपने यहाँ के कई राज्यों के समाज में इस प्रकार की लोगों में भावनाएं हैं, उससे निश्चित तौर पर उससे हमें लड़ने की आवश्यकता है, लेकिन हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं हमेशा ये कहती हूँ, सशक्त होने में और मुक्त होने में अंतर है। मैं एक भारतीय स्त्री हूं, मैं अपने आप को सशक्त मानती हूं क्योंकि मैं यहां से सशक्त हूं। मैं अपने निर्णय स्वयं लेती हूँ, मैं अपने परिवार को भी सही निर्णय लेने में सहायता करती हूँ, लेकिन मेरा एक परिवार है और वो परिवार मेरी शक्ति है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे स्वभाव में भावनाएं हैं। तो जब मेरे अंदर भावनाएं हैं तो मेरे आसपास मुझे वैसे वो सारे लोग चाहिए जिनसे मैं जुड़ी हुई। तो ये हमें समझने की जरूरत है। हम जब पाश्चात्य के विचारों को अपने यहाँ ले आते हैं और जब हम खोखले फेमिनिज्म के चश्मे से चीजों को देखते हैं, और ये शायद कहीं ना कहीं हमारे कैंपस में, अन्य विश्वविद्यालयों में भी ये समस्या है। सशक्त होने का अर्थ आपके बाहरी पहनावे, आप किस प्रकार से रह रही हैं, उससे नहीं है। सशक्त होने का मतलब ये है कि आप यहाँ से सशक्त हैं। तो अपने भारतवर्ष में अभी आप देखिए कितनी महिलाओं को अभी नेतृत्व सौंपा गया है, जो अभी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुए हैं। जी 2019 में भी जब भारत सरकार बनी नई, तो कितनी महिला मंत्री बनी, और ये परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं 10 से 11%, ये वैश्विक जो परसेंटेज है महिलाओं को नेतृत्व देने का, वो 8% है। तो हम भारत के स्तर पर यदि देखें तो हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि सशक्त होने का अर्थ मुक्त, स्वच्छंद या परिवार को बेड़ियां समझ लेना ये नहीं होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। जी, आज हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय नारी जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना एक अलग मकाम उन्होंने तैयार किया हुआ है। तो किस तरह से देखती हैं आपकी भारतीय महिलाओं में कितनी क्षमता है इस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या पूरे विश्व में उनका एक खुद का झंडा वो फहरा सकते? महेश जी, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि आप यदि आज भारत का नेतृत्व देखें, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, तकनीक के क्षेत्र में हो, आप राज्य स्तर पर देख लीजिए, आप राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी विलक्षणता का कहीं ना कहीं सबूत दे रही हैं। तो आज ही हंसी हंसी में मुझसे मेरी एक मित्र ने कहा कि देख, जब भी खेल के मैदान में गोल्ड लाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं जो अपनी भारतीय स्त्रियां हैं उनसे अपेक्षा भी की जाती है और वो उस पर खरी भी उतरती हैं, वो स्वर्ण लेकर आती हैं हमेशा। जी। तो आप कोई क्षेत्र देख लीजिए, लिखने पढ़ने का क्षेत्र देख लीजिए, शिक्षा का देख लीजिए, जिस प्रकार से अपने विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में देख लीजिए, अपनी भारतीय वैज्ञानिक किस प्रकार से झंडे गाड़ रही हैं। तो वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारी भारतीय स्त्रियां, जैसा कि मैंने कहा, विलक्षण होती हैं। हम घर में अचार भी बना लेंगी, लड्डू भी बना लेंगी, परिवार को भी देख लेंगी, और अपने कामकाजी जो भी हमारा जीवन है उसमें भी हम वी आर बॉर्न विद मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज, ये मैं मानती हूँ। तो इसी चीज को साथ में लेकर के भारतीय स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं। आप एबीवीपी जैसे छात्र संगठन से भी जुड़ी हैं। आज युवाओं की क्या स्थिति है, आप किस तरह से देखती है युवाओं का जो एक प्रकार उनकी प्रगति होगी, उसके बारे में क्या? आज के युवा को यदि हम देखें
तो तकनीक का कहीं ना कहीं योगदान बहुत बड़ा है कि हर चीज के लिए एक डिजिटल माध्यम उपलब्ध है, जिसके जरिए हमारी युवा पीढ़ी को कई मौके मिल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के, और वे कहीं ना कहीं फिजिकल बाउंड्रीज के परे दूसरे देशों के युवाओं के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य डिजिटल माध्यमों से जुड़े हुए हैं। और यदि हम भारत में देखें तो कहीं ना कहीं वे इस चीज को लेकर जागरूक हैं कि उन्हें उड़ना है पर अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है। तो अपने मूल तत्व को और अपनी संस्कृति को सहेजे रखकर हमें आगे बढ़ते जाना है। और चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई हूँ, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की जरूर चर्चा करूंगी, क्योंकि ये स्वामी जी का ही मानना था कि हमें बिल्कुल प्रगति करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें सबसे पहले अपनी संस्कृति, अपने मूल तत्व और अपनी जड़ों को जानकर उनसे जरूर जुड़ा रहना होगा। तो आज के युवाओं को देखती हूँ, काफी एम्पावर्ड है, सशक्त हैं, जागरूक हैं, उन्हें रुचि है अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अच्छा कर दिखाने की। और अच्छा ये लगता है कि भारत सरकार के द्वारा ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं जिसके जरिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म, एक अरीना मिल रहा है। जैसे कि अभी शिक्षा की नई नीति सरकार ने लाई है और आपने उसके बारे में आपके स्पष्ट विचार बार बार वीडियो के माध्यम से भी रखे हैं, क्या कहेंगे इस नई शिक्षा नीति के बारे में? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या NEP 2020 पिछले साल मेरे ख्याल अभी 1-2 दिन पहले ही उसे सफलता पूर्वक 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं। पिछले साल लगभग इसी समय पर हमारे समक्ष भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका जब अध्ययन किया तो बड़ी लचीली है, बहुआयामी है, कौशल पर यानी कि स्किल्स पर और शोध पर यानी रिसर्च पर आधारित ये नई शिक्षा नीति है। इसको यदि आप देखें तो एक अपने आप में अभी तक जो अपने यहाँ शिक्षा की व्यवस्था चली आ रही थी, जो कहीं ना कहीं मैकॉले व्यवस्था से प्रेरित शिक्षा व्यवस्था रही है, उसे बदलते हुए एक कॉम्प्रहेंसिव, एक बहुआयामी, एक पूर्णत्व की ओर ले जाती शिक्षा नीति के रूप में मैं नई शिक्षा नीति को देखती हूँ। तो इसमें यदि आप देखें तो एक तो मातृभाषा में प्राइमरी तक की शिक्षा देने का प्रावधान है, जिससे चाहे गांव के बच्चे हों, कस्बे के बच्चे हों या शहर के बच्चे हों, सबको एक प्रकार की शिक्षा मिल पाए। एवं अपनी मातृभाषा से जब वे शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बड़ी सहजता से और सरलता से बच्चे सीख पाते हैं। ये एक कई शोध के द्वारा भी ये बात सामने आ चुकी है। तो इस चीज को साथ में रखते हुए आप यदि देखें तो पिछड़ा वर्ग के लिए, स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान है। ये पहली ऐसी क्रांतिकारी नीति है जिसमें मैंने ट्रांसजेंडर्स शब्द का प्रयोग देखा कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कई विशिष्ट व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि वे भी उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकें। और इतनी लचीली है कि अब जैसे कि डिग्री सिस्टम में यदि आपने पहला वर्ष कंप्लीट कर लिया और आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, दूसरा वर्ष आपने पूर्ण किया तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, तीसरा वर्ष पूर्ण कर लिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी, चौथा वर्ष पूर्ण कर लिया तो आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार की कहूंगी कि बड़ी लचीली ये शिक्षा नीति भी है ताकि हर भारतीय कहीं ना कहीं न सिर्फ स्कूली शिक्षा, कहीं ना कहीं शोध परक उच्च शिक्षा से भी जुड़ सके, और उच्च शिक्षा को भी इतना शोध परक और स्किल बेस्ड बनाने की कोशिश की गई है ताकि हर भारतीय आगे चलकर कहीं ना कहीं एक रोजगार मूलक काम की ओर अग्रसर हो सके। तो यही कहूंगी कि अपने आप में अभी तक चले आ रहे व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए बड़ी क्रांतिकारी लेकिन बहुत शानदार शिक्षा नीति है। इसके बारे में और एक सवाल मैं पूछूंगा कि जिस तरह से ये अभी शिक्षा की नई नीति आई है, इसमें शायद भारतीय जो है या हिंदुस्तानी जो शिक्षा की पद्धति होनी चाहिए, इसका कुछ शायद उसमें एक अंश दिखाई दे, जो कि पहले से जो वेस्टर्नाइज जो शिक्षा नीति थी वो बदलने की कोशिश इसमें से हो रही है। बिल्कुल महेश जी, और कहीं ना कहीं ये इस शिक्षा नीति का बहुत बड़ा प्रयास है कि अभी तक हमारे ऐसे भारत के कई
आप देखें वैज्ञानिक रहे हैं या कई ऐसे समाज सुधारक रहे हैं, कई ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को अपने योगदान से समृद्ध किया, किंतु हमारे पाठ्यक्रम में आपको उनकी कोई बात नजर नहीं आएगी। इसी प्रकार से यदि आप देखें तो अभी तक अंग्रेजी भाषा पर ही जोर देते हुए स्कूली से लेकर उच्च शिक्षा प्रणाली हमारी बनती और संचालित होती आई है, लेकिन इसमें परिवर्तन करते हुए जैसा मैंने आपको बताया कि प्राथमिक स्तर पर जैसे कि हम 7वीं 8वीं तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, शिक्षा का माध्यम अब मातृभाषा होगा, ताकि भारतीय संस्कृति एवं हमारे अपने जो क्षेत्र के गौरव ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं उनसे हमारे बच्चों का बचपन से ही परिचय हो सके और भारतीय संस्कृति का मूल तत्व लेकर कहीं ना कहीं गुरुकुल शिक्षा पद्धति से संपूर्णत्व लेकर, क्योंकि आप यदि गुरुकुल शिक्षा पद्धति को देखेंगे अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति को, तो उसमें बच्चों को सिर्फ एक विषय नहीं पढ़ाया जाता था, उनको एक जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता था। जी बिल्कुल। इसी लक्ष्य को लेकर ये शिक्षा नीति नजर आती है। अब एक आखिरी सवाल जो कि थोड़ा सा व्यक्तिगत है कि अभी तो आपने ये किताबें लिखी हैं, बहुत सारे आपने आर्टिकल्स लिखे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप फिर विचार जो है वो आप करते रहती हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपने तो अलग अलग आर्टिकल्स लिखे हैं, आप किताबें लिख रही हैं, आगे क्या योजनाएं हैं आपकी, किसी नई किताब के बारे में या नए कुछ एक योजना बनाने वाली है जिसमें से आप आपके विचार रखेंगे? महेश जी, अभी तो अग्निपाखी को लेकर बहुत उत्साहित हूँ और इसी पर काम चल रहा है और कहीं ना कहीं स्त्री सशक्तिकरण मुझे ऐसा विषय नजर आता है जिस पर कि अपनी जो देश की महिलाएं हैं उनको जागृत करने की, सही तरीके से जागृत करने की आवश्यकता है, ताकि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो उन्हें बरगला ना सके, ये एक बात। और दूसरी बात कि मेरा विषय अंतरराष्ट्रीय संबंध है और इसमें कि मैंने आपको कहा कि क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं दृष्टि है कि उसको लेकर के भी कुछ लिखा जाना चाहिए। तो अभी तो अग्निपाखी पर ही फोकस कर रही हूँ, लेकिन आगे फिर कुछ नए विषयों को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो पाऊंगी, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ लिखना और कुछ ना कुछ पढ़ना ये मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जी, आपकी सभी जो आगे की योजनाएं हैं उसमें आप सफल हो, ऐसी हमारी न्यूज़ डंका की पूरी टीम की तरफ से मैं शुभेच्छा देता हूं। और आपने अपना एक कीमती समय हमारे लिए दिया और बहुत सारे विषयों को आपने स्पर्श किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। फिर हम लोग किसी अलग सब्जेक्ट पर या अलग विषयों पर बातचीत करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आपने यहाँ पर आकर हमें ये जो बहुमूल आपकी जानकारी ये सभी विषयों के बारे में दी, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपको तथा दिनेश कांजी जी सहित पूरी न्यूज़ डंका की टीम को मेरा बहुत बहुत आभार कि उत्कृष्ट मीडिया को लेकर के और उत्कृष्ट सच्ची पत्रकारिता को सामने लाते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभेच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।